बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताया था, राइट, ये कहानी थी। अच्छा, उसके आगे फिर थोड़ा ज़्यादा सा लग रहा था तो हमने क्लास रोक दी थी। अब उसके आगे थोड़ा सा आगे चला देते हैं और ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल चीज़ें। पहले मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ, उसमें मैंने आप लोगों को एक दो चीज़ें ली थी। क्या लिए थे हमने? A2 sin 5 को हमने, देखो ऐसा था ना हमारे पास, A2 sin 5 को हमने क्या माना था? A sin थीटा माना था ना, और दूसरा क्या था? A1 प्लस A2 cos 5, राइट। इसको हमने क्या माना था बेटा? A cos थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों ने ली थी, इन दोनों का ही स्क्वायर और ऐड किया था। ये सारी कहानी हम लोगों ने लास्ट में देखी थी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों से भी पूछ सकता है इनकी डायरेक्शन क्या है ना। तो डायरेक्शन जब भी निकालना हो तो आपको पता है कौन सा एंगल निकालना पड़ता है हम लोगों को? tan थीटा निकालना पड़ता है बेटा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा, अगर आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो इधर की तरफ tan थीटा आ जाएगा। sin थीटा अपॉन cos tan थीटा होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा A2 sin 5 अपॉन A1 प्लस A2 cos 5। ये कहानी रही थी हम लोगों के पास। डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, वेव की जो हमारे पास किस पे क्या रही, कैसे रही, डायरेक्शन अगर पूछ लिया तो भैया हम लोग सिंपली ये निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। आगे का केस होता है कि अब, अच्छा पहले मेरे को बताओ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो आया था उसकी कहानी क्या आई थी बेटा हम लोगों के पास? A1 स्क्वायर प्लस A2। तो रिजल्टेंट ए जो आया था वो हमारे पास, वेरी गुड बेटा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। एक्सक्यूज मी, cos 5। ये कहानी आई थी बेटा हमारे पास। नाउ अगर आप लोगों के पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि A1 बराबर A2, चलो इसको A नेट लिख देता हूँ, A है, ठीक है, ये A के इक्वल हो जाता है। क्या हो गया कि जो एम्पलीट्यूड है बेटा दोनों हमारे पास वो इक्वल हो जाते हैं। सर an का होल। हाँ अच्छा, an का होल, हाँ ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास अगर ऐसे आ जाता है तो मेरे पास यहाँ पर जो कहानी आएगी वो देखो, इधर से ध्यान से देखना कितना आएगा। A1 स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया? A स्क्वायर नहीं बेटा, A1 और A2 दोनों A हैं, ठीक है, प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos 5। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे भी 2A स्क्वायर आ जाएगा भाई, A नेट का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos 5 हो जाएगा बच्चा। यहाँ से 2A स्क्वायर कॉमन ले लूंगा मैं, तो मेरे पास A नेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर 1 प्लस cos 5, और 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? ये फॉर्मूला मैथ्स के बच्चे को पता होना चाहिए। साइन कहाँ से आ गया? होता है भैया, 1 माइनस cos थीटा होता है तो उसमें sin स्क्वायर होता है। हाँ 1 माइनस के केस बेटा, यहाँ पे तो 1 प्लस है, 1 प्लस है, हो जाता है कंफ्यूज। हाँ मैथ्स वाले हो ना, मैथ्स वाले हो ना, हाँ हो जाते हैं कंफ्यूज। बाय वाले मत हो ना, मैथ्स बाय वाले ढंग से देखो। हाँ बाय वाले ढंग से देख लो हमने नया नहीं है बच्ची, ठीक है, लड़ने का तैयार रहती है, एक नंबर। नहीं पहली बार। माइनस हाँ बेटा, ये प्लस के केस में 2 cos स्क्वायर और माइनस का आता तो आपका साइन आ जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ रहा है सिंपल सा बेटा। तो मैं क्या इसको 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ? तो आपके पास A नेट का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 2A स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 5 बाय 2, राइट। तो कितना आ जाएगा? 4A स्क्वायर cos 5 बाय 2। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? A नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर cos 5 बाय 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, A स्क्वायर की जगह पर हम लोग I भी लिख सकते हैं, I बाई के, दोनों तरफ का के तो खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पे I नेट का स्क्वायर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? I net इक्वल टू, हाँ I नेट इक्वल टू, अब इसकी देखो ध्यान से जरा, I cos 5 बाय 2। ये कहानी क्लियर है। लेकिन कई बार क्या होता है, किताबों में लिख रखा होता है कि 4A स्क्वायर की जगह पूरा I नॉट लिख देते हैं। ध्यान सुनना मेरी इस चीज को, बुक्स में कई जगह पर क्या लिखा है? 4A स्क्वायर, यहाँ पर क्या ले रखा है? लेट A नेट का स्क्वायर बराबर तो हो गया I नेट के बेटा, I नेट बाय के, और जो 4A स्क्वायर आया है ना, ये आपके पास आ जाएगा I नॉट बाय के, यानी कि पूरे 4A स्क्वायर। अगर आप 4 की टर्म से रखेंगे तो A स्क्वायर तो I बाय के आएगा, दोनों तरफ के तो कैंसिल हो जाएगा, राइट।
तो ऐसे केस में आपको ऐसे भी मिल सकता है कि आई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस फाइव बाय टू, और ऐसे केस में आपके पास आई नॉट की वैल्यू क्या रही होगी, 4a² रही होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो ये कहानी रहती है हमारे पास इसकी, a नेट इज इक्वल्स टू हमारे पास ये कहानी आ गई a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो हम लोग यहाँ पर थे, आई नेट की वैल्यू हमारे पास कई जगह पर आई नॉट की वैल्यू आती है, राइट, ये थी। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने मैक्सिमा और मिनिमा का केस बताया था। मैक्सिमा के केस में cos फाइव की वैल्यू +1 में थी और मिनिमा के केस में क्या थी, -1 में जाएगी, राइट। तो क्या मैं अपने पास, अच्छा मेरे को आई की इक्वेशन बताइए, आई की इक्वेशन क्या आई थी? आई की इक्वेशन क्या आई थी? आई नेट I1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट I1 I2 2I1 I2 बेटा, राइट, cos फाइव, ये इक्वेशन आई थी, ये आई थी ना सर 2 अंडर रूट के बाहर, क्या बेटा? 2 अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट, सॉरी ओके 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 ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं, आई एम सॉरी, ठीक है ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आई थी हमारे पास, ये कहाँ थी, इंटेंसिटी की, है ना। अब यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है, इफ I1 इक्वल टू आई, भाई I1 और I नेट की वैल्यू I1 I2 को I मान लेंगे तो यही तो बात बनेगी। तो I नेट इज इक्वल्स टू I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल्स टू I रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I प्लस 2I cos फाइव, बात तो वही पहुंच गई, बात तो वही पहुंच गई, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, बात सारी सेम है। 2I कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस cos फाइव, राइट। तो ये समझ में आ गया भाई, यहां से मैंने 2I कॉमन ले लिया, 2I कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस cos फाइव बचेगा, है ना। 1 प्लस cos क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पर आई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2I इंटू 2 cos स्क्वायर 5 बाय 2। तो ये वहीं से आ गया ना बिल्कुल हमारे पास, आई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख दूं 2 2 जा 4, अच्छा काट मत देना ये 2 से 2 को, ये थीटा का 2 है, हाँ ये फाई का 2 है, एंगल का 2 है, हाँ बायो वाले ना बेटा। आई नेट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4I cos स्क्वायर 5 बाय 2। देखो ये हमने निकाल भी दिया था, 4I cos, कुछ गलती कर दी थी हमने, है ना, ये cos स्क्वायर 5 है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब जगह पर cos स्क्वायर है, हर जगह गलती करी थी, अच्छा वो मैं दोबारा कर लिया है। समझ में आ गई कहानी, कोई डाउट तो नहीं है, ये कहानी क्लियर होती है, ठीक है। अब बेटा मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं इस वाले क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ। देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम का केस देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं। देखो हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस तो देख ही लिया था, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम का केस, और उसके बाद हम लोग छोटा सा YDSE कर लेंगे, उसके बाद आज की क्लास को विराम दे देंगे। अब मेरी बात सुनो, मैक्सिमम के केस में ये cos फाइव +1 में रहेगा, मैं इतना तो समझ रहा हूँ कि आप लोगों को आता होगा। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है ना, अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको। तो आपके पास जो I मैक्स की वैल्यू आएगी ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 2ab हो जाएगा इंटू cos फाइव, भैया आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब मैं इसको उड़ा देता हूं अभी के लिए, मैं तो ये कह रहा हूं आई मैक्स की वैल्यू ये रहेगी, मैक्स में 5 वैल्यू हट जाएगा ना, 5 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना मैक्सिमम की वैल्यू बेटा, cos 5 की टर्म तो हट ही जाएगी ना उसमें। समझ में आ रहा है। ऐसे ही आई मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ये कहानी क्लियर आ रही है, समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा इसके टर्म्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हो, आई मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हुआ, नहीं बेटा cos 5 की वैल्यू -1 आएगी ना, तो -2ab cos 5, तो -2I1 I2 की जगह ये आ जाएगा बस, cos 5 तो -1 रहेगा तभी तो वैल्यू ये आएगी, है ना। और इसकी टर्म से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आई मैक्स इज इक्वल्स टू 2I1 प्लस cos 5, और आई मिनिमम में क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 5। ठीक है ना, ये सारी चीजें डायरेक्ट कर दिए, इनका रेशियो निकालने के लिए पूछा था, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम वो निकाल लेना, एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी आप लोग ये यहां तक याद रखना बस,
इसका मैं क्वेश्चन दूंगा तब ज़्यादा चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट है आपको? पिछला ही लेक्चर हम लोगों ने कंटिन्यू किया, आज का लेक्चर अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। मेरे को डस्टर मिल रहा है, मिल तो गया। चलिए अगला जो हेडिंग है आज की डाल दीजिए YDSE। क्या है? YDSE यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो बेटा, लाइट का जो पार्टिकल नेचर था वो तो काफी टाइम पहले से चला आ रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया था उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट थे, कौन से? हाइजेंस। हाइजेंस ने हमारे पास वेव थ्योरी को लाकर रख दिया था। तो वेव थ्योरी काफी टाइम तक बिल्कुल ऐसे रही, सबमर्ज्ड इन द ओशन, अंदर ही अंदर थी, कहीं पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन थॉमस यंग जो आए, इन्होंने प्रूव किया कि हाँ भैया लाइट का वेव नेचर भी है। तो जब इन्होंने प्रूव किया, फिर उसके बाद कई सारी चीजें प्रूव हुई। तो अभी जो हमारे पास आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं कि जो हमारे पास यंग साहब का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो हमारे पास क्या था। देखो, मैंने आप लोगों को जब लेक्चर शुरू हुआ था तब आपसे पूछा था कि जब हम लोग लाइट कमरे की जला देंगे तो क्या होगा एक जगह पर, तो आपके सबके आंसर से जलेगी बढ़ेगी, पर उसका आंसर क्या था? किसी को याद है? में इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ, कुछ जगह पर उजाला, कुछ जगह पर अंधेरा, ऐसी कहानी कुछ हम लोगों ने देखी थी, राइट। अब आज उस चीज को यंग साहब के मॉडल से समझते हैं। यंग्स ने कुछ भी नहीं करा, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया। क्या लिया? मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है। अच्छा एक चीज सुनो आप, कोहेरेंट सोर्स और नॉन कोहेरेंट सोर्स सुन लो क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस से लाइट फेंकते हैं। दो डिफरेंट सोर्स कोहेरेंट हो सकते हैं, वैसे तो टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर बी कोहेरेंट, बट अगर आपको उनको कोहेरेंट बनाना है तो आप कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ उनको फेंकिए। मतलब है एक सेम सोर्स दो ले। हाँ, सेम सोर्स आप दो ले लीजिए, उनका फेज डिफरेंस आप कौन से, जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियल फेज डिफरेंस फाई के साथ, जब मैंने आपको प्रूफ कराया था इंटरफेरेंस वाले केस, है ना, वहीं पे मैंने a sin ओमेगा t एक की इक्वेशन ली थी y1 की, और दूसरे की इक्वेशन क्या ली थी? a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये कहानी करी थी ना। तो यंग साहब ने कैसे काम किया था? तो कोहेरेंट सोर्स क्या है? ऐसे सोर्स जो हमेशा कांस्टेंट फेज डिफरेंस से लाइट एमिट कर रहे हैं, दे आर नोन एज कोहेरेंट सोर्स। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया और इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आपकी लाइट की रेज निकली, ऐसे निकलेंगी। यहाँ पर आप लोगों का एक लेंस लग गया जो कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, इससे आने वाली लाइट की रेज हमारे पास कुछ कैसे चली जाएंगी? पैरेलल चली जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी। फिर इसके बाद यहाँ पर थॉमस साहब ने डबल स्लिट लगाई, मतलब एक स्लिट क्या है? छेद कर दिया। कार्डबोर्ड समझ रहे हो? ये कार्डबोर्ड है, इसमें दो छेद कर दिए ऐसे। एक कार्डबोर्ड लेना, ये तो प्रमोशन हो जाएगा भाई जो आए हैं, है ना, आ जाते हैं छोटे मोटे लोग प्रमोशन करने। चलिए ये है यहाँ पर। अब मैं ये कह रहा हूँ स्लिट बना रहा हूँ उसको, तो मैं यहाँ से एक लाइन कर देता हूँ, यहाँ से एक छेद कर देता हूँ। क्लियर है कहानी? जब मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो यहाँ से जब लाइट मारूंगा तो जो पैरेलल सोर्स से लाइट आ रही होगी वो इन फाइन जो छोटे से पार्टिकल काटे होंगे वहां से पास करेगी, तो बहुत ही एक माइन्यूट सोर्स जाएगी, है ना। अभी मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा अभी, है ना, इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ से लाइट गई, ठीक है। लाइट जब गई इस सोर्स से पास हुई, हमारे पास इन स्लिट से पास हुई ऐसे, तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन देखी। क्या देखी? एक स्क्रीन देखी। अब अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती, ये क्या है बेटा मेरे पास? स्क्रीन। अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती तो कहानी कैसी होनी चाहिए थी? कहानी ऐसी होनी चाहिए थी जहां से लाइट जो स्लिट से पास हुई वहां पर क्या होगी? आपके पास ब्राइट चीजें आएंगी, बाकी सब चीज क्या होंगी? डार्क होंगी। यही कहानी तो होनी चाहिए थी भाई। अगर लाइट पार्टिकल है तो यही कहानी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। देखा क्या गया कि जब स्लिट से हम लोगों ने पास करी तो सेंटर पे तो एकदम बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज आई, और उसके बाद क्या हुआ? ऑल्टरनेट फ्रिंज आए, मतलब ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसी चीज देखने को मिली। अभी देखेंगे फ्रिंज क्या होता है ना, अभी वो भी देखेंगे फ्रिंज क्या होता है। अब मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कैसा होगा। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक लेजर लाइट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एक बच्चे अपना बाल तोड़ लेना सर का, और उस सर के बाल से मैं आप लोगों को जो यंग साहब ने देखने की कोशिश करी थी, देखा था, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इस स्क्रीन को क्या करो, अभी तुम्हारे पास स्क्रीन कैसे लगाई? तुमने ऐसे लगा रखी थी, अब आप इस स्क्रीन को ऐसे कर दो, टिल्ट कर दो।
तो आपके पास दो छेद ऐसे वाले हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये स्लिट का एक पोर्शन ले रहा हूँ उसमें, ठीक है, स्लिट का एक ये आ गया ये स्लिट, फिर ये ऐसे ये वाला जो पोर्शन था ये और ये, तो ये स्लिट फर्स्ट और ये स्लिट सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? ये स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच में डिस्टेंस है, मैंने इसको d मान लिया है बेटा, और ये d मिलीमीटर में होता है, काफी छोटा होता है, ठीक है। इस स्लिट से जब लाइट की सोर्स जाएगी तो लाइट की सोर्स पक्का भी यहाँ से जा रही होगी, इस पॉइंट से जा रही होगी, और पॉइंट सोर्स की लाइट कैसी होती है हमने देखी थी, उसका वेव फ्रंट कैसा बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताई थी, वेव फ्रंट सारी आगे आगे बनाई थी मैंने, बैक वेव फ्रंट नहीं बनाई थी, वो उस टाइम बताना भूल गया था। बैक वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं होती बेटा, है ना, मैथमेटिकली ये प्रूफ है, क्योंकि 1 प्लस कॉस फाई की टर्म्स में आ जाता है, उसमें कॉस फाई माइनस आ जाता है, फाई की मिनिमम वैल्यू माइनस, तो 1 - 1 0 हो जाता है। तो इस केस में बैक वेव, देखो सुनो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैथमेटिकली ये प्रूव किया जाता है कि जो बैक वेव फ्रंट आती है वो इसका फंक्शन परफॉर्म करती है। तो अगर पीछे जाती है तो कॉस फाई की वैल्यू 180 हो जाएगी भाई, अगर यहाँ से आगे जा रही है हमें कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे जाएगी तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, 180 हो जाएगी, और 180 में कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, तो वो तो वेव फ्रंट डिस्ट्रॉय होगी ना, इसलिए बैक वेव फ्रंट नहीं लेते हम लोग कभी, इसलिए बैक वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। वेल अब यहाँ पर देखिए मेरी एक कहानी को, आपके पास कहानी क्या हुई, पॉइंट सोर्स हुआ, तो पॉइंट सोर्स से बैक वेव, देखो पूरा सर्कल तो मैंने आप लोगों को ऐसा बना के दिखाया था, राइट, पर बैक वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा लूंगा, आगे का लूंगा। तो आगे का जो यहां से निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, सिमिलरली इस वाले से जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, कुछ इस तरीके से निकलेगा। अब इसके जो वेव फ्रंट पे जो पॉइंट थे, रे थे, याद है ना, ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी, ये किसका काम करेंगी, वेवलेट्स का, और इनसे नए डिस्टरबेंस होंगे जिससे और वेव फ्रंट बनते जाएंगे आगे। ये सारी कहानी तो हम लोगों ने देखी थी। तो इससे कहानी कुछ ऐसी बनी, सिमिलरली इससे कहानी कुछ ऐसी बनी, और बनते जाएंगे, इससे कुछ ऐसी बनेगी, इससे कुछ ऐसी बनेगी, और बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। अब ये तो है ही नहीं कि सिर्फ ऐसी बनते जाएगा भाई, यहाँ पर कोई, अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, हो सकता है कंस्ट्रक्टिव वाले हो या डिस्ट्रक्टिव वाले, अभी तो हमें नहीं पता। तो पहुंचते पहुंचते मैंने क्या किया, एक डी डिस्टेंस जो कि कैपिटल डी है, इस डी डिस्टेंस पर मैंने क्या लगा ली, एक स्क्रीन लगा ली। ये जो स्क्रीन थी अब मैंने यहाँ पर लगा ली, जो कि कितनी दूरी पर बेटा, डी डिस्टेंस पर है, और प्रोवाइडेड है आपके पास कि जो डी डिस्टेंस है ना, ये काफी बड़ा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, जो स्लिट के बीच में डिस्टेंस है उससे काफी बड़ा है, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर मेरे को क्या देखा गया कि जैसे जैसे लाइट रे आई, तो जो इस स्लिट के सेंटर पे जो कहानी थी, यानी कि यहाँ पर मुझे बिल्कुल एक ब्राइट फ्रिंज दिखी, जिसको मैंने बोला सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोला बेटा मैंने, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, बिल्कुल ब्राइट, स्मॉल d/2 पे, एग्जैक्टली, यानी कि यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो ये d/2 हो जाएगा और ये d/2 हो जाएगा, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कुछ यहाँ पर पड़ेगी। समझ रहे हो कहानी को जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, मेरी एक बात ध्यान सुनना, मैं आपको करा चुका ये चीज। अब मैं क्या ये वेव फ्रंट हटा दूं, वेव फ्रंट समझ में आया ना, यानी कि ऐसे ऐसे जाते 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 इस पॉइंट पे पक्का भी क्या रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव रहा, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज आई है। तो ब्राइट कहां पे आई थी हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव के केस में, और डार्क कहां पे आए थे, डिस्ट्रक्टिव के केस में। समझ में आ रही है ना चीजें। तो मैं अब आपके पास ये वेव फ्रंट हटा रहा हूं, ठीक है, ये वेव फ्रंट मैं सारे उड़ा रहा हूं, और मैं अब आप लोगों को मैथमेटिकल एनालिसिस इनका देने जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि भाई ये d/2 से, ये तो पूरा d है डिस्टेंस, और यहाँ पर ये d/2 है और ये d/2, वैसे d/2 का मेरे को कोई काम तो है। तो यहाँ से ये कहानी ऐसे चली, तो देखो S1 से इस सेंट्रल फ्रिंज तक ये वाली, और S2 से ये वाली डिस्टेंस है। यहां पर आप मुझे बताओ, क्या आपको कोई पाथ डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या आपको ये नहीं लग रहा कि जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, अब ये डायग्राम अलग बना है मेरा, बात अलग है, लेकिन d/2 ये है, d/2 ये सेंटर पे है, तो और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे पहुंचा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस बराबर ही है ना। तो आप कहोगे कि सर ये जो कहानी है आपके पास S1 लेट से O, S1O बराबर S2O होगा, सच दैट कि S1O माइनस S2O इज इक्वल्स टू 0 होगा। और ये चीज हमने देखी थी कि पाथ डिफरेंस जब डेल्टा x था कंस्ट्रक्टिव के केस में 0 1 2 3
एन लैम्डा की टर्म्स में आया था, जहां पर एन की वैल्यू 0 वैलिड थी, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस 0। और ये कहानी किसकी होती है हमारे पास, इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की होती है। लेकिन केस और भी देखेंगे कि इसके बाद ऑल्टरनेट लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क बैंड देखेंगे, ठीक है। अब देखो आप लोग बोर्ड की स्क्रीन पर देखना, ऊपर नीचे दोनों, हाँ दोनों तरफ बेटा, इधर भी और इधर भी। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है, स्क्रीन आपको दिख जाएगी। यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, देखो अभी आप लोगों के सामने इसे आप लेजर लाइट आप पकड़ो और आप अभी मारो इस बोर्ड पर, पॉइंट कर दो। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो कुछ कुछ तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर एक क्या है मेरे पास, एक बिल्कुल सोर्स, क्या आपको बस एक ही चीज दिख रही है बेटा, इस पे मत मार, पेन पे ही रहने दे, मजे क्यों ले रहा है, और तेरा हाथ बहुत हिल रहा है चक्कर क्या है इस बात का, ये लो भाई, अब भी हिल रहा है, क्या कह रहे हो, आप देखना, कह रहा है आप चेक करो, मैं देखा अभी मेरा आता है कि नहीं, देखो अब तो सही आ रहा है, ये सोर्स ले सारा ले लिया तूने, नहीं बेटा मैं नहीं कर रहा, क्या पता मेरी बेइज्जती हो जाए फिर तुम कहोगे, है ना। अच्छा आप सुनो, यहाँ पर देखो तो आपके पास एक ही पैटर्न है जो सेंट्रल ब्राइट है, पर उसके बाद बेकार से मतलब आसपास कुछ आपको थोड़े बहुत इधर दिख रहे होंगे, बट आसपास तो और तो कुछ दिख ही नहीं रहा, है ना। अब बात करता हूँ मैं स्लिट की। स्लिट के लिए बेटा एक बाल दे दे अपना, इसने अपना एक बाल तोड़ दिया है, ठीक है, कैमरे में दिखेगा नहीं, यहाँ पर एक बाल है, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख गया। अब बेटा आपको लाइट मारनी है इस बाल के थ्रू, और इस बाल के थ्रू जब आप लाइट मारोगे तो आपको दिखाई देगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अभी देख लो, हाँ जहां पे यहां मार ले, सुनना ध्यान से, सेंट्रल ब्राइट होगी, उसके बाद एक डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा, यानी कि स्लिट में ऐसा होना, यही तो कहानी आई थी। तो देखो जरा बेटा इसके थ्रू मार ढंग से, ये देख, अरे ढंग से मार ले बेटा, अभी तो तेरे इस पे निशान नहीं लग रहा, पास लाके मार ले, ये देखो इससे मार, और नीचे मारना, और नीचे और नीचे कर। अब देखो जरा ध्यान से, ये देखो आपको लाइनें दिख रही होंगी, दिख रही है बेटा, डार्क लाइट किसी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। एक मिनट इसे पकड़ो फिर मैं समझ, आप इधर आ जाओ, इसको पकड़ लो फिर मैं आपको डार्क लाइट दिखा देता हूं। हाँ आप इसको बस कैमरे पे नहीं आना, टेंशन ना लो, आपको बस लाइट मारनी है, फिर मैं आपको डार्क लाइट, आप थोड़ा सा उधर ही रहना, है ना। आपको बेटा इसके बाल के थ्रू लाइट मारनी है, फिर मैं आपको समझाता हूँ, बस यहाँ खड़े हो जाओ इसको लेकर, ठीक है, और बस बेटा इसके पास से मार लो। अब देखो ध्यान से देखना, अभी नहीं आई है बेटा, अरे मैं कहाँ मार रहा है, हाँ अभी आ गया, थोड़ा सा और ऊपर कर ले, और ऊपर कर दे इस चीज को, बस यहाँ पर कर, देखो अब ध्यान से, ये देखो ये आ गया सेंट्रल ब्राइट, बस ऐसे ही रखना, ये आ गया सेंटर, कहाँ हिला रहा है इतना, ये बाल हिला रही है, मैं नहीं कर रहा, बेटा आराम से एक जगह स्टेबल कर लो ना, वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि स्टेबल मेरे को ना सोर्स। अब देखो बस ये देखो ब्राइट आया, फिर गैप आया डार्क, फिर ब्राइट आ रहा है, वो कोई नहीं, अब तुम समझ में दिख तो रहा है ना कि एक बाल टूट गया, सांस 1 मिनट के लिए बंद कर ले, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि गैप भी है और उसके बाद लाइन भी आ रही है, देखो ब्राइट सेंट्रल ब्राइट, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हुआ, समझ तो आ गया ना। कुल मिला के कहानी तो यही है, यानी कि ब्राइट के बाद एक क्या आया, डार्क, फिर क्या आया, ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। अब मैं आपसे कहता हूँ पोजीशन ऑफ नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ आएगी, यहाँ पर तो आ गई, और हाँ यहाँ पर आपको दिख गया था ना, गैप था बीच में, गैप बीच में दिख रहा था। अब देखो कहानी क्या है, लेट, अब सुनो सुनो भाई, मैंने कहा लेट से इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर अगली ब्राइट फ्रिंज, अब ये बहुत देखा था ना कितनी छोटी सी आई थी बेटा, बस मुन्ना बस, आपने तो कहा ब्राइट, अब ब्राइट फ्रिंज है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरे को दे दो, तू खेल करता रहेगा, अब मेरी एक बात को बिल्कुल ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट P पर जो ब्राइट फ्रिंज आएगी वो कितनी दूरी पर आएगी और क्या होगी, इसको बस ध्यान सुन लो, फिर मैं फ्रिंज विड्थ अगली क्लास में करा दूंगा, बस एक बार ये देख लो। बस यहाँ से S1 से लाइट चलेगी कुछ ऐसी, यार इसको हटा दूं, इसको हटा दूं बेटा, फ्रिंज वो जोन जिसमें आपकी लाइट दिखी थी वो आपके फ्रिंजेस हैं, उसमें फ्रिंज क्या है, हाँ जी ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर देखो फ्रिंज नहीं फ्रिंज, ये तो सेंट्रल है। अब देखो जरा ध्यान से, S1 से लेट से, अब आपने देखा था ना उसमें डिस्टेंस बहुत ही कम था, मैं तो बहुत बड़े डिस्टेंस दिखा रहा हूँ कि जो आपके पास यहाँ पर ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है S1 से S1P, और इसी स्लिट ने यहां पर आप लोगों के पास S2P, क्लियर है। अब ये जो P डिस्टेंस है सेंटर के साथ, लेट से ये चीज क्या बना रहा है, एक एंगल थीटा बना रहा है सेंटर के साथ। भाई पहला तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे आया था ना, समझ में आ गया ना कहानी,
तो ये जो थीटा बन रहा है किसके लिए है? अब मेरी बात सुनो, ये स्लिट तो तुम्हें लग रहा है कि दिक्कत पैदा कर रही है, पर ये स्लिट बहुत ही छोटी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो बहुत छोटा है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको पता भी नहीं चलेगा ये लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल जा रही होंगी लगभग लगभग। कहानी समझ में आ रही है भाई? दो लाइनें क्या है, बिल्कुल पैरेलल हैं, चाहे यहाँ से ले जाओ, चाहे यहाँ से ले जाओ, चाहे यहाँ से जाओ, बिल्कुल ऑलमोस्ट पैरेलल। पर S1P और S2P में एक चीज का डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा दूर तो है ना, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये वाला, ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स है बेटे। यहां से लेकर बाकी सारी चीजें पैरेलल है नहीं, पर हम मान के चलेंगे ना कि सारी चीजें पैरेलल, तो पाथ डिफरेंस हो गया, ये पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स। ये S1P यहां से लेकर यहां तक का है और S2P यहां से लेकर यहां तक का है। तो ये जो डेल्टा एक्स बचा, लेट्स से इसका R पॉइंट ले लेता हूं, OPQ, Q ले लेता हूं। तो ये जो S2Q है ये आपके पास क्या है बेटा? पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा? डेल्टा एक्स के इक्वल होगा। ये कहानी समझ में आती है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां से एक लाइन ले लेता हूं, ध्यान से देखना, बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये एंगल भी भाई, ये लाइन पैरेलल है तो ये भी लाइन पैरेलल होगी, तो ये एंगल भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला है तो ये एंगल कितना बन गया? 90। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना बन जाएगा? 90। भाई ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी तो परपेंडिकुलर है ये वाला। अब देखो इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये S1, ये S2, ये ऐसे है और ये ऐसे, ये पॉइंट है Q। तो ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से ये जा रहा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी पूरा 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा फिर? भाई 90 90 180 पूरे ट्रायंगल का सम होना चाहिए, तो एंगल कितना बन जाएगा? थीटा। तो ये वाला एंगल कितना बन गया बेटा मेरे पास? थीटा। अब आप यहाँ पे ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल S1QS2, और यहाँ पर साइन थीटा लगा दीजिए। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। तो ये तो बेस, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, 90 है तो हाइपोटेन्यूज हो गया, और बेस क्या आ जाएगा? P क्या आ जाएगा? ये डेल्टा एक्स। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डी। साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहीं पर मैं अगर आपसे बोलता हूं कि जब ये बहुत ही छोटे डिफरेंस बहुत छोटा था ना, जब डिस्टेंस बहुत छोटा है तो उसके केस में साइन थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो टेन थीटा बराबर किसके बेटा? डेल्टा एक्स बाय डी के लिखा जा सकता है। और आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हुआ करती थी? n टाइम्स लैम्डा। अभी पिछली वाली क्लास में कराया है ये, n लैम्डा होता है डेल्टा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जहां जहां पे ब्राइट फ्रिंज आ रही है, ये ब्राइट था, फिर इतना बड़ा गैप था नहीं, छोटा सा गैप था, उसको मैंने बड़ा करके दिखाया है, ठीक है ना। तो टेन थीटा ये है। अब देखो आप लोगों के पास जो टेन थीटा लगाना है वो आपको ट्रायंगल, ये पॉइंट ले लेता हूं OPQR, ये बीच वाला पॉइंट R ले लिया है, इन ट्रायंगल RPO, R वाला पॉइंट ले लिया, इसमें टेन थीटा लगाओगे तो क्या आ जाएगा? देखो लेट्स से कि डिस्टेंस y है, एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरे ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस लेट्स से y है, ठीक है। अब यहां पर जो y आया, दिस अपॉन दिस, इस ट्रायंगल में देखो RPO में tan थीटा अगर हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आ जाएगा? y अपॉन d, डायरेक्ट लिख दो। और tan थीटा की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? डेल्टा x बाय डी, विच इंप्लाइज डेल्टा x बाय छोटा d इज इक्वल्स टू y बाय d। चलेगा? अच्छा, अब डेल्टा x किसके इक्वल है? n लैम्डा के लिए, चलेगा ना। तो यहां से आपको y निकालना था, डेल्टा x पर क्या लिख दो? n लैम्डा। तो यहां से आपके पास y इज इक्वल्स टू n लैम्डा d बाय छोटा d। तो ये आपके पास आ जाता है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, यानी कि अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अगर आप देखोगे, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज देखोगे तो n की जगह पर क्या डाल दो? 1, है ना। अब जब y इज इक्वल टू 0 तो ये y इज इक्वल टू 0 पर है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज।
जब आप 1 रखोगे लैम्डा डी बाई डी तो आपके पास पहला ब्राइट फ्रिंज आएगा। फिर सिमिलरली n के 2 डालोगे तो एंड सो ऑन। क्यों पी डार्क नहीं होगा? बेटा नहीं, मैंने यही तो बोला है, मैं वो वाली फ्रिंज बता रहा हूँ जो आपके पास ये ब्राइट, एक्चुअल में आपने देखा होगा सेंटर पे ऐसी आई थी, फिर यहाँ से गैप होके ऐसी लाइन आ रही थी, फिर गैप आया, फिर ऐसी लाइन आ रही थी, फिर गैप आया, फिर गैप है वो डार्क है। तो ये जो गैप आया डार्क फ्रिंज का है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो पहला ब्राइट फ्रिंज आया वो ये था। वो डिस्टेंस मैंने निकाली कि ये ब्राइट फ्रिंज यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये निकाली। सेंट्रल के बाद पहले- फर्स्ट हाँ सेंटर फर्स्ट के लिए n के लिए 1 डाल दो, लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा डी बाई डी आ गया। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यही चीज बिल्कुल सेम डिस्ट्रक्टिव के लिए आएगी, पर डिस्ट्रक्टिव के लिए कहानी क्या हो जाएगी, बस x क्या आया था वहां पे, याद है किसी को? x की वैल्यू क्या आई थी बताओ? 2n माइनस 1। भाई डेल्टा x बराबर था 2n माइनस 1 लैम्डा बाय डी था वैसे तो, लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा भाई। तुम 2n माइनस 1 लैम्डा रखो ना, बाय 2 जी। ये कहानी आई थी हमारे पास डिस्ट्रक्टिव के केस में। तो कोई अंतर नहीं करना, ये तो आ गया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये किसके लिए आया? फॉर कंस्ट्रक्टिव। सिमिलरली फॉर डिस्ट्रक्टिव, अब डिस्ट्रक्टिव कहाँ होगा हमारे पास? अब ये तो हो गया, इसके बाद जो डिस्ट्रक्टिव आएगा वो कहाँ पर आएगा ये हमें पता करना है। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए मैं क्या करूंगा, बस डेल्टा एक्स ये पर देखो सारी कहानी यही रहेगी, क्योंकि कुछ जगह पर कंस्ट्रक्टिव था, ऐसी मैं दूसरी लाइन लूंगा, बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस डिस्ट्रक्टिव के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू डाल दूं मैं? डेल्टा एक्स की जगह पर 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, तो यहाँ पे डाल दीजिए फॉर डिस्ट्रक्टिव। फॉर डिस्ट्रक्टिव डेल्टा एक्स की जगह पर क्या लिख दूं बेटा मैं? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 अपॉन में छोटा डी बराबर आ जाएगा y अपॉन डी। y आपको निकालना है तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2। ये कहानी आप लोगों के पास आ जाए, चलेगा? तो ये कहानी है आप लोगों के पास जब आपके पास ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क फ्रिंज के लिए। ये वाली वैल्यू फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए बेटा आपके पास n की वैल्यू क्या रखोगे? 1। तो 2 माइनस 1 1 लैम्डा डी बाई 2 डी बन गया, तो 3 लैम्डा डी बाई डी बनेगा, 2 डी बनेगा, 3 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी बनेगा, फिर 5 बनेगा, फिर 7 बनेगा। ठीक है, तो ये कहानी रहती है आपके पास किसके केस की? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव केस में ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की। तो ये कहानी थी आपके पास यंग्स डबल स्लिट की एक्सपेरिमेंट की। समझ में आ गया पूरा डबल स्लिट क्या था? अब इसके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।